प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित नामों में से कौन नाम बेमेल है? उसके नीचे चिन्ह लगाइए। ये एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का प्रश्न है जिसमें आपको दिए गए समूह में से विषम ऑड वन आउट को पहचानना है। क शाहजहानाबाद, तुगलकाबाद, किलाराई पिथौड़ा, दौलताबाद। विकल्प बेमेल नाम। कारण क दौलताबाद, शाहजहानाबाद, तुगलकाबाद और किलाराई पिथौड़ा, जिसे राय पिथौरा भी कहते हैं, तीनों दिल्ली के ऐतिहासिक शहर किले हैं, जबकि दौलताबाद पूर्व में देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित है। ख टंका, मोहर, हुंडी, जीतल। विकल्प बेमेल नाम। कारण ख हुंडी, टंका, मोहर और जीतल मध्यकालीन सिक्कों मुद्राओं के नाम हैं, जबकि हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज या साख पत्र होता है जिसका उपयोग व्यापार में पैसे भेजने के लिए किया जाता था। ग नील, गोल मिर्च, सूती वस्त्र, चांदी। विकल्प बेमेल नाम। कारण ग चांदी, नील, गोल मिर्च और सूती वस्त्र तीनों मध्यकालीन भारत में व्यापार के प्रमुख उत्पाद माल थे जिनका उत्पादन या निर्माण भारत में होता था, जबकि चांदी एक कीमती धातु थी जिसे अक्सर भारत व्यापार संतुलन के कारण आयात करता था और जिसका उपयोग मुद्रा बनाने में होता था। घ करियानी, कस्बा, बंजारा, मुल्तानी। विकल्प बेमेल नाम। कारण घ बंजारा, करियानी, कस्बा और मुल्तानी मध्यकालीन भारत में कपड़े के व्यापार से जुड़े व्यापारियों के प्रकार या उपनाम थे, जबकि बंजारा एक खानाबदोश जाति या समुदाय था जो मुख्य रूप से सामान ढोने, परिवहन का काम करता था, खासकर अनाज का। ड़ पांडुआ, बरहनपुर, चटगांव, गोड़। विकल्प बेमेल नाम। कारण डा गोड़, पांडुआ, बरहनपुर, बुरहानपुर और चिटगांव तीनों मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र या शहर थे, जबकि गोड़ या गौड़ एक जाति जनजाति समूह का नाम है या प्राचीन बंगाल का एक क्षेत्र। प्रश्न में दिए गए मिलान इस प्रकार हैं। क स्तंभ और ख स्तंभ का सही मिलान। क स्तंभ कॉलम ए, ख स्तंभ कॉलम बी। सही मिलान का क्रम संख्या सीरी अलाउद्दीन खिलजी। 1 दिनमार के निवासी, रेजिडेंस ऑफ डेनमार्क। 2 सराफ मुद्रा विनिमय योग्य, मनी एक्सचेंजर, हुंडी। 3 हौज जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। 4 चिराग दिल्ली, शेख नसीरुद्दीन। 5 स्पष्टीकरण। यहां मिलानों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया गया है। 1 सीरी दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया दूसरा शहर था जिसे उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए राजधानी के रूप में विकसित किया था। 2 दिनमार या डेनिश डेनमार्क के निवासी होते हैं। 3 सर्राफ पारंपरिक रूप से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिक्कों का आदान प्रदान करता है और मुद्रा से संबंधित काम करता है, जिसे मुद्रा विनिमय योग्य या साहूकार भी कहते हैं। 4 हौज का अर्थ है पानी का कुंड या जलाशय जो जल संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता था, उदाहरण के लिए हौज खास। 5 चिरागे दिल्ली महान सूफी संत शेख नसीरुद्दीन महमूद का लोकप्रिय उपनाम है। संक्षेप में उत्तर दीजिए 30-35 शब्दों में। क किस तरह मध्ययुग में भारत में शहरों का निर्माण हुआ? मध्ययुग में मंदिरों के चारों ओर मंदिर नगर, प्रशासनिक केंद्रों जैसे तंजावुर और व्यापारिक गतिविधियों जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम के कारण शहरों का निर्माण हुआ। इन केंद्रों पर शासक, कारीगर और व्यापारी सुरक्षा और सुविधा के लिए एकत्र हुए, जिससे वे बड़े नगरों में बदल गए। ख कैसे सुल्तानों के समय की पुरानी दिल्ली का धीरे धीरे क्षय हुआ? सुल्तानों के समय की पुरानी दिल्ली का क्षय मुख्य रूप से नए शाही राजधानियों के निर्माण और शासकों के स्थानांतरण के कारण हुआ। जब नए शासकों ने अलग स्थानों पर किले और महल बनवाए तो पुरानी बस्तियों से जनसंख्या और महत्व कम हो गया, जिससे वे धीरे धीरे क्षय की ओर अग्रसर हुईं। ग किस तरह और कहां शाहजहानाबाद शहर का निर्माण हुआ? शाहजहानाबाद शहर का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर किया गया था। इसे शाही राजधानी के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य संरचनाएं शामिल थीं।
यह एक नियोजित और सुसज्जित शहर था। घ यूरोपीय कोठियां किस प्रकार की थीं? यूरोपीय कोठियां फैक्ट्रियां, किलेबंद व्यावसायिक केंद्र थीं। ये गोदाम के रूप में इस्तेमाल होती थीं, जहां यूरोपीय कंपनियां अपना माल जमा करती थीं और व्यापार का संचालन करती थीं। सुरक्षा के लिए इनमें सैनिक और ऊंची दीवारें होती थीं, जो उन्हें स्थानीय शासकों और अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों से बचाती थीं। मुगल सम्राट किस तरह व्यवसाय वाणिज्य को प्रोत्साहित करते थे? मुगल सम्राट राजमार्गों की सुरक्षा, सराय विश्राम गृह के निर्माण और जहांगीर जैसे सम्राटों द्वारा व्यापारियों को विशेष छूट और संरक्षण प्रदान करके व्यवसाय वाणिज्य को प्रोत्साहित करते थे। वे सीमा शुल्क और व्यापारिक कर लगाकर राजस्व भी कमाते थे, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुरक्षित और सुगम होती थीं। विस्तृत उत्तर 100 से 120 शब्दों में। 13वीं शताब्दी में दिल्ली क्यों एक महत्वपूर्ण शहर बना? 13वीं शताब्दी में दिल्ली कई कारणों से एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा। ये वो समय था जब दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश की स्थापना हुई और दिल्ली एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन गया। राजनीतिक महत्व: ये कई साम्राज्यों की राजधानी रही, जिससे इसे एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व मिला। भौगोलिक स्थिति: दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भारत के केंद्र के करीब थी, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर प्रशासन करना आसान था। ये व्यापारिक मार्गों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जंक्शन था। सांस्कृतिक और वाणिज्यिक विकास: दिल्ली सल्तनत के उत्थान के साथ यह एक प्रमुख सांस्कृतिक और वाणिज्यिक शहर के रूप में विकसित हुई। ये कारक दिल्ली को 13वीं शताब्दी में एक शक्ति और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक रहे। शाहजहानाबाद के नागरिकों का चरित्र कैसा था? शाहजहानाबाद, जिसे अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, के नागरिकों का चरित्र मुगलकालीन वैभव, धार्मिक विविधता और सक्रिय वाणिज्य से प्रभावित था। साम्राज्य का केंद्र: ये मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा स्थापित राजधानी थी, इसलिए यहां के जीवन में शाही संस्कृति और दरबारी शिष्टाचार का गहरा प्रभाव था। सामाजिक विविधता: शहर में अमीर वर्ग, शाही अधिकारी, विद्वान, कवि, कलाकार, व्यापारी और कारीगर सभी रहते थे, जिससे समाज में एक जटिल विविधता थी। व्यापारी और कारीगर: चांदनी चौक जैसे बाजारों के कारण यहां व्यापारिक गतिविधियां चरम पर थीं। कारीगर अपने बेहतरीन शिल्प और कला के लिए प्रसिद्ध थे। धार्मिक सद्भाव: शाहजहानाबाद विभिन्न धर्मों के लोगों का निवास स्थान था, जिससे यहां धार्मिक सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना थी। संक्षेप में, शाहजहानाबाद के नागरिक एक सभ्य, विविध और कलात्मक रूप से समृद्ध जीवन शैली जीते थे। दिल्ली सल्तनत काल में व्यापार वाणिज्य का विस्तार क्यों हुआ? दिल्ली सल्तनत काल 13वीं से 16वीं शताब्दी में व्यापार वाणिज्य के विस्तार के कई मुख्य कारण थे। व्यापारिक मार्गों का विस्तार और सुरक्षा: सुल्तानों ने व्यापारिक मार्गों का विस्तार किया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे व्यापारियों के लिए माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान और सुरक्षित हो गया। बाजार व्यवस्था और राजकीय प्रयास: बाजार नियंत्रण जैसी नीतियों, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा से कीमतों पर नियंत्रण रहा। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना से उत्पादन बढ़ा। मुद्रा का प्रचलन: सिक्कों का प्रचलन और एक संगठित बैंकिंग प्रणाली, ऋण और ब्याज सहित की व्यवस्था ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया। प्रौद्योगिकी और उद्योग का विकास: उद्योग धंधों का विकास हुआ, साथ ही सिंचाई के लिए रहट जैसी नई प्रौद्योगिकियां भी आई, जिसने कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया। इन राजकीय प्रयासों और सामाजिक आर्थिक विकासों के कारण अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार दोनों उन्नत स्थिति में पहुंच गए। मध्य युग में भारत देश के आंतरिक रेखाचित्र देखकर उस युग के विदेशी वाणिज्य के संबंध में तुम्हारे विचार क्या है? मध्य युग में भारत के आंतरिक रेखाचित्र, अर्थात इसकी कृषि, उद्योग और शहरीकरण की स्थिति को देखते हुए विदेशी वाणिज्य के संबंध में मेरे विचार हैं कि ये अत्यंत समृद्ध और अनुकूल था। आंतरिक समृद्धि: कृषि अधिशेष: मुगल और सल्तनत काल में उन्नत कृषि तकनीकों से कृषि उत्पाद का पर्याप्त अधिशेष होता था, जिसे बेचने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर बड़े बाजारों तक एक मजबूत आंतरिक व्यापार तंत्र मौजूद था। शिल्प और कारीगरी: बिदरी शिल्प, कपड़ा, धातु का काम जैसे विभिन्न उद्योग धंधे उन्नत थे, जिनका विश्व भर में निर्यात होता था। विदेशी वाणिज्य पर प्रभाव: निर्यात प्रधान व्यापार: आंतरिक उत्पादन की अधिकता के कारण भारत का विदेशी व्यापार निर्यात प्रधान था। भारत से मसाले, काली मिर्च, कपास, नील, वस्त्र और रंग जैसी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निर्यात होता था, जिसके बदले में सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं भारत आती थीं। व्यापारी समुदाय: बंजारे, मारवाड़ी ओसवाल और गुजराती व्यापारियों,
हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा सहित जैसे बड़े व्यापारी समुदायों ने इस व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व व्यापार में प्रभुत्व। भारतीय वस्तुओं की विश्व बाजार, विशेषकर रेड सी, फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में भारी मांग थी। इस व्यापार ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान दिलाया, जिसे बाद में यूरोपीय कंपनियों ने चुनौती दी। इसलिए मध्ययुगीन भारत का मजबूत आंतरिक ढांचा इसके सफल और विस्तृत विदेशी वाणिज्य का आधार था। प्रश्न है यूरोपीय कंपनियों के आयात निर्यात का रेखाचित्र देखकर उस युग के विदेशी वाणिज्य के संबंध में तुम्हारे विचार क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने की रूपरेखा। चूंकि आपने वह रेखाचित्र ग्राफ उपलब्ध नहीं कराया है जिसका उल्लेख प्रश्न में किया गया है, इसलिए मैं एक सामान्य उत्तर प्रस्तुत करूंगा जो इस प्रकार के रेखाचित्रों से प्राप्त होने वाले संभावित निष्कर्षों पर आधारित होगा। इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको निम्न पहलुओं पर विचार करना होगा। यूरोपीय कंपनियों के आयात निर्यात और विदेशी वाणिज्य पर विचार। इस प्रश्न का उत्तर उस विशिष्ट रेखाचित्र पर निर्भर करता है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर और यूरोपीय कंपनियों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पैटर्न को देखते हुए निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो उस युग के विदेशी वाणिज्य फॉरेन कॉमर्स की प्रकृति को दर्शाते हैं। 1. वाणिज्यिक असंतुलन और एकाधिकार की प्रवृत्ति। यदि रेखाचित्र ये दर्शाता है कि निर्यात एक्सपोर्ट्स का मूल्य आयात इंपोर्ट्स के मूल्य से बहुत अधिक है, तो इसका अर्थ है कि उस युग का वाणिज्य यूरोपीय कंपनियों के पक्ष में अत्यधिक असंतुलित था। अधिक निर्यात। यह दर्शाता है कि कंपनियां भारत से कच्चा माल जैसे कपास, नील, मसाले और तैयार माल जैसे बेहतरीन कपड़े कम दामों पर खरीदकर यूरोप के बाजारों में अधिक लाभ पर बेच रही थीं। कम आयात। यह दर्शाता है कि कंपनियां भारत में कम वस्तुएं आयात कर रही थीं। शुरुआत में वे सोने और चांदी का आयात करके भारतीय सामान खरीदती थीं, लेकिन बाद में वे भारत के राजस्व का उपयोग करके ही सामान खरीदने लगीं, जिससे भारत की संपत्ति का निकास ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। 2. उपनिवेशवादी शोषण की शुरुआत। रेखाचित्र में आयात की तुलना में निर्यात की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि व्यापार का उद्देश्य अब केवल वाणिज्यिक लाभ नहीं रहा था, बल्कि उपनिवेशवादी शोषण में बदल गया था। कच्चे माल पर ध्यान। निर्यात में उन वस्तुओं की बहुतायत ये बताती है कि यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के लिए कच्चा माल प्रदान करने वाली एक कॉलोनी के रूप में बदल दिया था। देशी उद्योगों का पतन, अत्यधिक निर्यात और कम आयात या केवल मशीन निर्मित वस्तुओं का आयात देशी दस्तकारों और कुटीर उद्योगों के पतन का कारण बना, क्योंकि वे यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा और नीतियों का सामना नहीं कर सके। 3. विदेशी वाणिज्य पर राजनीतिक नियंत्रण। यदि रेखाचित्र एक निश्चित समय सीमा के बाद निर्यात में तेज वृद्धि दिखाता है, तो ये दर्शाता है कि यूरोपीय कंपनियों को स्थानीय शासकों पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण हासिल हो गया था। व्यापारिक विशेषाधिकार। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के बाद कंपनियों ने कर मुक्त व्यापार, ड्यूटी फ्री ट्रेड, व्यापारिक एकाधिकार और बाजार पर पूर्ण नियंत्रण जैसे विशेषाधिकारों का उपयोग किया, जिसने उन्हें स्थानीय व्यापारियों पर भारी बढ़त दी और व्यापार को पूरी तरह से उनके अधीन कर दिया। संक्षेप में, रेखाचित्र भले ही वो न दिया गया हो, उस युग के विदेशी वाणिज्य को एक ऐसे चरण के रूप में दर्शाता है जो यूरोपीय शक्ति का प्रतीक था, भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण पर आधारित था, भारत से धन के बहिर्वाह का मुख्य कारण था। कल्पना करके लिखिए 100-150 शब्दों में। यदि तुम सल्तनत काल की दिल्ली के एक निवासी होते तो किस तरह तुम प्रत्येक दिन आवश्यक जल की प्राप्ति करते? यदि मैं सल्तनत काल की दिल्ली का निवासी होता तो मैं अपनी दैनिक जल आवश्यकताओं को कई तरीकों से पूरा करता। कुएं और बावड़ियां, सीढ़ीदार कुएं, ये जल प्राप्ति का सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण स्रोत होता। दिल्ली के कई हिस्सों में सार्वजनिक और निजी कुएं और बावड़ियां जैसे गंधक की बावली, राजों की बावली खोदी जाती थीं। मैं सीधे इन कुओं से डोल, बाल्टी और रस्सी का उपयोग करके या बावड़ियों की सीढ़ियों से उतरकर पानी भरता। नहरें। सल्तनत काल के शासकों जैसे फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और नगरों में पानी की आपूर्ति के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। यदि मेरा घर नहर के मार्ग के पास होता तो मैं वहां से भी पानी ले सकता था। जलवाहक भिश्ती। यदि मैं स्वयं पानी नहीं ला सकता था तो मैं जलवाहकों, जिन्हें भिश्ती कहा जाता था, की सेवा लेता, जो चमड़े के मश्क बैग में पानी भरकर घर घर पहुंचाते थे। यमुना नदी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित थी।
इसलिए नदी भी एक बड़ा जल स्रोत थी, हालांकि नदी का पानी अक्सर कुओं की तुलना में दूर और कम स्वच्छ होता था। ख, मानो तुम एक यूरोपीय कंपनी के व्यापारी हो। व्यापार के लिए तुम्हें बंबई से सूरत होते हुए आगरा मुगल दरबार में जाना होता है। तुम किस रास्ते से होकर जा सकते हो? एक यूरोपीय कंपनी का व्यापारी होने के नाते व्यापार के लिए बंबई से सूरत होते हुए आगरा के मुगल दरबार तक जाने के लिए मैं मुख्यतः स्थल मार्ग का उपयोग करता, क्योंकि यह मुगल साम्राज्य के मुख्य व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र को जोड़ता था। मैं निम्नलिखित रास्ते का अनुसरण करता। 1. बंबई से सूरत। मैं समुद्र मार्ग से या तटीय सड़क मार्ग से बंबई से सूरत, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था, तक यात्रा करता। 2. सूरत से आगरा, स्थल मार्ग। सूरत से मैं एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित राजमार्ग शाही सड़क पकड़ता। यह मार्ग उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक गलियारा था। सूरत से मैं उत्तर पूर्व की ओर बुरहानपुर, एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र की ओर जाता। बुरहानपुर से आगे मैं मालवा के पठार को पार करते हुए ग्वालियर की ओर बढ़ता। ग्वालियर से सीधा रास्ता आगरा, जो मुगल साम्राज्य की एक प्रमुख राजधानी और प्रशासनिक केंद्र था, तक जाता था। ये मार्ग माल और काफिले की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त और सुविधाजनक था। ग. 18वीं शताब्दी के शुरुआत में बंगीय सागर के भागीरथी मुहाने से तुम नाव खेते हुए नदी के रास्ते क्रमशः उत्तर की ओर जा रहे हो। रास्ते में तुम कहाँ यूरोपीय कोठियां देखोगे? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी, बंगीय सागर के भागीरथी, गंगा नदी का एक वितरक, बाद में हुगली नदी, मुहाने से नाव खेते हुए उत्तर की ओर जाने पर मैं हुगली नदी के किनारे कई स्थानों पर यूरोपीय व्यापारिक कोठियां, फैक्ट्री देखूंगा। हुगली नदी उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र थी और विभिन्न यूरोपीय शक्तियों ने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी बस्तियां स्थापित की थीं। उत्तर की ओर यात्रा करते समय मैं निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर कोठियां देखूंगा। चिंसुरा, यहां डचों, हॉलैंड, नीदरलैंड की प्रमुख कोठी थी। चंदननगर, ये फ्रांसीसियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती और कोठी थी। हुगली, ये मूल रूप से पुर्तगालियों का केंद्र था, लेकिन बाद में अन्य शक्तियों ने भी यहां कोठियां स्थापित की। बंडेल, ये भी पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ था। कैलकटा, नदी के नीचे की ओर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के साथ अपनी सबसे महत्वपूर्ण बस्ती और कोठी स्थापित की थी, जो तेजी से एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन रहा था। ये स्थान नदी के किनारे लगभग क्रम से स्थित थे, जहां यूरोपीय व्यापारियों ने अपने माल का भंडारण और व्यापार संचालन के लिए किलेबंदी की थी।